ईपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सारे एमसीक्यू को सही से लगाएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो जो डीपीटी वैक्सीन है इसका प्रयोग रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। देखिए रोहिणी है, ये हिंदी नाम है डिफ्थीरिया का, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एंथोफोबिया है निम्न में किसका डर है? यानी एंथोफोबिया डर है वो किससे होता है, वो आपको बताना है। तो फोबिया का मतलब होता है डर या भय किसी चीज़ से, तो एंथोफोबिया है वो फूलों से डर है, यानी किसी को विभिन्न टाइप के फूलों को देख के डर लगता है तो उसको एंथोफोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी बोन मेरो में अगर सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मेनिंजाइटिस। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं ये सारे, यहाँ से सीधे के सीधे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो इनमें से कौन सा गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो वो है एथिलीन। ये एक पादप हार्मोन है, और कौन कौन से पादप हार्मोन हैं वो आपको जाके देखने हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें, ऐसे ही जीएस बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथिलीन है वो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है और ये एक पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जिसे वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? देखिए यहाँ है अप्रत्याशित वृद्धि, यानी बहुत ही भीमकाय शरीर हो जाए जिस हार्मोन की अधिकता से, तो वो उसका नाम बताना है, जिसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो सोमेटोट्रोपिन है, ये वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है और ये मानव शरीर में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर है इसका सोमेटोट्रोपिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंसुलिन निम्नलिखित में से किस से भी प्राप्त किया जा सकता है? यानी जो इंसुलिन हार्मोन है जो आपकी शुगर लेवल को बैलेंस करता है, वो किस से प्राप्त किया जा सकता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है, डहेलिया की जड़ से भी इंसुलिन हार्मोन प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको जरूर देखना है जाके, और किस टाइप की सेल से ये निकलता है ये भी देखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन हार्मोन है ये प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ से कौन सी दवा बनती है, या कोई हार्मोन्स है या कोई और पदार्थ है वो किसी पौधे से मिलता है क्या, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये डहेलिया की जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंसुलिन क्या होता है? देखिए इंसुलिन क्या होता है ये आपको बताना है। तो इंसुलिन है ये प्रोटीन होता है, और ये भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स भी प्रोटीन ही होते हैं और इंसुलिन भी प्रोटीन ही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ शहर दिए हैं और एक तरफ नदियों के नाम दिए हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। इनमें से एक गलत है, एक वो आपको बताना है। तो देखिए खार्तूम है वो नील नदी के किनारे है, नील नदी मिस्र में है। न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है, ये यूएसए में है। बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे है, जर्मनी में है। और सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ये सीन नदी के किनारे नहीं है क्योंकि सीन नदी है ये यूरोप में है। अब आपका काम है यूरोप के एटलस में जाके देखना है कि शीन नदी कहाँ पे है और इसके किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर स्थित है, और ये कौन से सागर में गिरती है, और इसके जो डेल्टा है या मुहाने पर कोई शहर स्थित है, तो वो ये जाके आपको यूरोप के एटलस में देखना है जाके, यूरोप के मैप में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया में है और शीन नदी है यूरोप में है। तो ये ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, महावेली गंगा
ये महावेल गंगा है, महावेल ही होगा यहाँ पे, महावेल। महावेल गंगा ये किस शहर में है? सबको लगेगा गंगा है वो इंडिया में ही होंगी, जितनी भी गंगा है सारी इंडिया में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महावेल गंगा जो है ये आपकी है श्रीलंका में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महावेल गंगा है, एक नदी है श्रीलंका की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको जाके देखना है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, और ये नदी कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है ये इंडिया में ही स्थित है। तो और दूसरी विषुवत रेखा को काटने वाली नदी, तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, वो देखना है। विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो देखना है, ये अफ्रीका में है, ये आपको जाके देखना है। तो एक प्रश्न के साथ आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? देखिए भ्रंश घाटी में इनमें से जो नदी बहती है वो है ऑप्शन सी रायन नदी। ये कहाँ, ये किस देश की नदी है? तो आपको जाके देखना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये यूरोप में है नदी। तो यूरोप में किस देश में है वो आपको जाके देखना है मैप में, और ये भ्रंश घाटी से बहती है। और भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये 2 भ्रंश घाटी से बहती हैं, और दामोदर भी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर और आमू नदियां कौन से सागर में गिरती हैं? देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं तो इन नदियों का बहुत जिक्र होता है। इन नदी घाटियों से बहुत सारे कबीले रहते हैं, यहाँ से बहुत सारे आक्रमण हुए हैं इंडिया में, और जो प्रमुख राजवंश भी इंडिया में बने हैं। तो ये नदियाँ मध्यकालीन भारत में बहुत ही ज़्यादा पढ़ने को मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर है सर और आमू नदियाँ हैं ये अरल सागर में गिरती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो इनमें जो नदियों के नाम दिए हैं इनमें से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो लोप नूर है, ये भी एशिया में, आमूर है ये भी एशिया में, और टाइग्रिस है या टिग्रिस या टाइग्रिस है ये भी एशिया में है। नाइजर है ये एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नदी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में 16 नहीं है, ये संख्या 11 है। ये आपको जाके एग्जैक्ट देख लेना है जाके। जहाँ तक मुझे याद है मध्य प्रदेश में 11 ही राज्यसभा सीटें हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी सुमेलित हैं। पश्चिम बंगाल में 16 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि सरकार जो राज्यसभा में यहाँ पे होगा राज्यसभा, तो राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो यानी अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसद भंग होती है, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ऐसा भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी घटना नहीं होती है अगर राज्यसभा में सरकार पराजित हो जाती है। बस दिक्कत ये होती है राज्यसभा में अगर सरकार बहुमत में नहीं है तो उसको कोई भी बिल पारित कराना है उसको पारित नहीं करा पाती है, बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एक्ट नहीं बन पाता है। बस ये होता है, बाकी इनमें से और तीनों में से कोई भी घटना नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किसके विधि सलाहकार माने जाते हैं? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के या लोकसभा के, तो इनमें से एक भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो भारत सरकार के विधि सलाहकार माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कैसे होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा महाभारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और उसी के द्वारा ही इसका कार्यकाल निश्चित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आपको जाके देखना है संविधान के किस आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये आपका काम है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लाभ के पद का जो निर्धारण है
वो कौन करता है वो आपको बताना है। तो लाभ के पद का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे वाद भी इसके लिए आए हैं बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये लाभ के पद का निर्धारण है ये संसद करती है। तो उच्चतम न्यायालय तो जो संसद कानून बनाती है लाभ का पद डिफाइन करती है उसकी समीक्षा करना होता है। तो लाभ के पद का निर्णय करने का काम है वो संसद करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए यहाँ से तीन तरह के सवाल बनते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार उत्तरदायी होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। अगर मंत्रिपरिषद विशेष रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति। और अगर मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से या मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है उत्तरदायी है? तो वो है संसद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष शब्द है तो लोकसभा हो जाएगा, और नॉर्मल शब्द है सामान्यतः है तो संसद होगा, और व्यक्तिगत रूप से आता है तो वो राष्ट्रपति होगा। तो ये तीनों तरीके से आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो ये भारत निर्माण कार्यक्रम था उसका एक हिस्सा है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय बाल कोष, एक डेट वाला सवाल जरूर आता है यूपीपीएससी की परीक्षा में। तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना है वो 1974 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और राजकोषीय नीति है वो सरकार करती है। तो राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा की जाती है, और जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, और ये सरकार करती है। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, बनी ठनी होता है बनी ठनी, बड़ी ठनी। तो ये बड़ी ठनी है ये किस शैली का चित्र है? तो राइट आंसर है इसका किशनगढ़ शैली का चित्र है। ये बहुत फेमस चित्र है, आप जाके नेट पे इसको सर्च करना इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली। ये राजस्थान की प्रमुख शैली थी किशनगढ़ शैली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। देखिए विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था पूछा इसमें ये है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरा सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर किसी बुक में नहीं मिलते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो जो कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार थे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो आज के मॉडल टेस्ट पेपर में इतना ही। अगले मॉक में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।